भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट किया क्योंकि कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करना, लेकिन ये मामला बहुत लंबा नहीं चल पाया और जैसे ही आडवाणी का उन्होंने रथ रोका वैसे ही पूरा खेल जो है वो पलट गया कि लालू प्रसाद जब चाहते हैं तो अपने हिसाब से रणनीति को और राजनीति को बिहार की मोड़ लेते हैं। भाजपा की बेचैनी की वजह नीतीश कुमार नहीं बल्कि लालू यादव की करिश्माई नीति है। इस वक्त लगातार नीतीश कुमार को लेकर चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है जिससे बिहार नहीं संभल रहा वो देश क्या संभालेगा। लेकिन आज का विश्लेषण इस बातचीत के उस जो कहते हैं पंच लाइन के इर्द गिर्द होगा कि भाजपा की बेचैनी लालू यादव की करिश्माई नेतृत्व से है, जो कहीं चेहरे पर्दे पर तो नहीं दिखते हैं, फ्रंट पे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन बैक से लालू यादव का दिमाग काम कर रहा है। बाबा, इस आज की इस चर्चा में बात आप कह रहे थे कि नीतीश कुमार तो एक मोहरा है, एक चेहरा है, लेकिन जो लालू यादव पीछे बैठे हैं वही सारा खेल रच रहे हैं और बीजेपी को लालू यादव की करिश्माई रणनीति का डर है क्योंकि वो बहुत सारे पास्ट में इस तरीके से कारनामे लालू यादव कर चुके हैं। क्या इस पर कहेंगे? देखिए, आज जो हम आपको गेम समझिए में विषय लेकर के आए हैं उस विषय बड़ा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि फ्रेम में नीतीश कुमार है और हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार नहीं बल्कि लालू से डर है भारतीय जनता पार्टी को। तो निश्चित रूप से इस बात को लेकर के जदयू के लोगों को लगेगा कि भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का भी स्ट्रेटजी लीक हो रहा है कि भैया नीतीश से नहीं, उसको डर का है, उधर से है। और अगर नीतीश से डर नहीं है तो फिर नीतीश के पीछे 17 साल क्यों चली? इस पॉइंट पर आप चर्चा कर सकते हैं, इस पॉइंट पर आप हमको घेर सकते हैं कि आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। तो इसके लिए आपको इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। ठीक है। 90 के दशक में जब आप जाते हैं तो लालू प्रसाद 90 में बिहार के मुखिया बने थे और जब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय उनके साथ कौन था पता है ना सबको? नीतीश कुमार तो थे, नीतीश कुमार तो उसी पार्टी का हिस्सा थे, लेकिन भाजपा के समर्थन से वो मुख्यमंत्री बने थे। और नीतीश कुमार और लालू प्रसाद जब एक हुए और नीतीश कुमार को लगा कि जो वोट बैंक हमारे कुनबे का है उससे अगर सवर्णों को सत्ता से बेदखल करना है, क्योंकि कांग्रेस को समझा जाता था कि सवर्णों की पार्टी है और सवर्ण लगातार मुख्यमंत्री रहे थे, तो इसको अगर बेदखल करना है, त्रिवेणी संगम की बात हमारे संपादक नमन शाह जी लगातार करते हैं, इसकी चर्चा खूब होती है। लेकिन जब 90 में आए तो भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट किया क्योंकि कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करना था और उसका साथ लेकर के उस शुरुआत की। लेकिन ये मामला बहुत लंबा नहीं चल पाया। आपको याद होगा कि उसी समय उन्होंने आडवाणी का रथ रोक लिया था जी। और जैसे ही आडवाणी का उन्होंने रथ रोका वैसे ही पूरा खेल जो है वो पलट गया और अपने विधायकों को लेकर के 39 विधायकों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अलग हो गई। सरकार जो लालू प्रसाद की थी अल्पमत में आ गई। निश्चित रूप से अगर अल्पमत में आ गई तो कहीं ना कहीं अब एक बड़ा चैलेंज था लालू प्रसाद के पास। उस चैलेंज को लालू प्रसाद ने स्वीकार किया और स्वीकार करते हुए उन्होंने सीपीआई, सीपीएम, उस समय ये पार्टियां अच्छा खासा प्रदर्शन करती थी, सीपीआई, सीपीआईएमएल, एमएमसी, आईपीएफ, ये सारे लोगों को मिला करके उस सीट की पूर्ति की है और अपनी सरकार को बचा लिया। एक स्ट्रेटजी ये है लालू प्रसाद की कि लालू प्रसाद जब चाहते हैं तो अपने हिसाब से रणनीति को और राजनीति को बिहार की मोड़ लेते हैं, या कहा जाए कि एक ऐसे बैट्समैन हो गए हैं जिनको पता है कि बिहार में किस तरह का बॉलिंग होगा और पिच किस तरह की है, कैसे खेला जा सकता है। ये समझने में नीतीश कुमार को 3 साल 4 साल लगे। जब 90 में वो आ गए तो 90 में आने के बाद 3 साल के अंदर में नीतीश कुमार को ऐसा लगने लगा कि उन्होंने मुख्यमंत्री कुर्सी तक तो बैठा लिया, लेकिन ओबीसी में जो लोग हैं, क्योंकि उसी समय आपको मंडल कमंडल भी चल रहा था और उसी समय आपको बता रहे हैं कि मंडल कमीशन भी लागू हो गया। मंडल कमीशन लागू होने के बाद चीज़ें बहुत बदली और चीज़ें बदलने के बाद जब 27% आरक्षण मिला तो उसमें सबसे बड़ी पार्टी कौन थी? सबसे बड़ा जातीय समीकरण था यादवों का। यादव डोमिनेट कर रहे थे, सरकार भी उनकी थी और मंडल कमीशन में उनको हक भी मिल गया था। तो ऐसी स्थिति में उनका रडार से बाहर निकलना
क्योंकि आप जानते हैं कि किसी को कुछ मिल जाता है तो वो फूले नहीं समाता है और उसमें कुछ गलतियां भी कर जाता है। नीतीश कुमार कंट्रोल नहीं कर पाए लालू प्रसाद को, और लालू प्रसाद अपने लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति में जो ओबीसी का और समाज था वो कहीं ना कहीं भयभीत हुआ, और नीतीश कुमार के पास भी ये मौका था कि नीतीश कुमार इससे कैसे निपटेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब 1990 से 95 का जो दौर चला, इस फेज में नीतीश कुमार को अपनी औकात समझ में आने लगी थी। 1994 में एक कुर्मी चेतना महारैली हुई, और ये वो डर था, लालू प्रसाद का डर था कि जितने भी ओबीसी के अदर मतलब यादवों को छोड़कर बाकी के जो कास्ट थे वो डर रहे थे कि भाई हमारा हक हिस्सा कौन होगा। उनके हक हिस्सा पर तो निश्चित रूप से यादवों का कब्जा हो गया था। समाज के साथ साथ अब गांव देहात में गांव में भी जाते थे तो वहां भी उनकी दबंगई चलती थी, और इसीलिए उसको जंगल राज कहा जाता है। लालू प्रसाद के शासन को बार बार जो नीतीश कुमार जंगल राज कहते हैं, उसके पीछे कारण यही था कि एक तो दबंगई होती थी, और दूसरा और भी कई तरह की उगाही, अलग तरह के पैरेलल इकोनॉमी चल रही थी, जिसमें अपहरण, उद्योग, फलान ठिकाने सब पर आरोप लगता है लालू प्रसाद पर। लेकिन लालू प्रसाद की स्ट्रेटजी सत्ता में बैठे रहने के लिए बड़ी थी। जब 1994 में जब कुर्मी चेतना महारैली हुई तो नीतीश कुमार को नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया गया। नीतीश कुमार ने पार्टी समता पार्टी बनाई, लेकिन पहले ही दौर में 1995 में मात्र उनको 7 सीटें आई और उनको अपने औकात का पता चल गया। नीतीश कुमार को यह समझ में आ गया कि अभी वो लालू प्रसाद से लड़ने की स्थिति में नहीं है, और लड़ाई तभी लड़ सकते हैं जब उनकी शक्ति संचय हो, उनके पास वोट बैंक हो। कारण कि जो ओबीसी का वोट बैंक था, आप अभी भी देख लीजिए, अभी भी सवर्ण जो हैं वो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे। हम 1995 की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को वो चीजें नहीं प्राप्त हो रही थी, और धीरे धीरे कांग्रेस की गुटबाजी जो है वो समाप्त करती जा रही थी, और लालू प्रसाद एक एक स्टेप करके बढ़ रहे थे आगे, उनकी स्ट्रेटजी बढ़ रही थी। और वो जैसे ही अलग हुए भारतीय जनता पार्टी से, आडवाणी का रथ को रोका, आडवाणी को गिरफ्तार किया, उसके बाद से एक नए राजनीति की शुरुआत हुई। और यहाँ समझ में आ गया लालू प्रसाद को कि उनके लिए जो वोट बैंक है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है यादवों का। यादवों को उन्होंने ये एहसास दिलाया कि तुम्हारे एकमात्र नेता हम हैं। इससे पहले रामलखन यादव हुआ करते थे, उनको पूरी तरह से पटल से गायब किया और खुद नेता बन के बैठ गए। और दूसरा, आडवाणी का रथ जो उन्होंने रोका तो मुस्लिमों का समर्थन उनको बिना किसी शर्त के मिल गया, क्योंकि तब मंडल और कमंडल की राजनीति चल रही थी। राम मंदिर निर्माण के लिए वो बाबरी मस्जिद ढाने के लिए निकले थे, सोमनाथ से उनकी यात्रा शुरू हुई थी। अब ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद का वोट बैंक जो है वो 30% तो कंफर्म हो गया। ये स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी को पता है कि जब हमने लालू प्रसाद को सत्ता से बेदखल कर दिया, समर्थन खींच लिया, तब भी लालू प्रसाद ने अपनी कुर्सी बरकरार रखी, तो निश्चित रूप से स्ट्रेटजिस्ट के रूप में लालू प्रसाद बेहतर है। और इस बात को समझने के लिए नीतीश कुमार भी समझ गए। आपके सारे सवालों का जवाब मैं दे रहा हूं। मैं जानता हूं कि आपके कई सवाल हैं, उन सवालों का जवाब अगर नहीं मिलेगा तो मैं चाहूंगा कि आप सवाल को फिर से अपना रिपीट कीजिएगा। हाँ। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो राजनीतिक माहौल बने थे 1995 में, मुंह की खानी पड़ी थी नीतीश कुमार को लालू से अलग होकर के चुनाव लड़ने में। तो यहां नीतीश कुमार को यह बात समझ में आ गई कि अब उनके लिए विकल्प एक ही है, और वो विकल्प है या तो सांप्रदायिक पार्टी कहे जाने वाली भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाए, क्योंकि तब तक सांप्रदायिक पार्टी का पूरा तमगा जो है वो मिल गया था लालू प्रसाद के गिरफ्तार करने के बाद। इसमें भी बड़ी कहानी हमने कई बार बताया है कि गिरफ्तार कहीं और होना था, लेकिन लालू प्रसाद ने जैसे ही उनको उड़ती उड़ती खबर मिली कि ऐसा ऐसा प्लान रचा जा रहा है, और अगर नहीं लालू प्रसाद गिरफ्तार करते हैं तो जो गिरफ्तार करेंगे वो स्टार बन जाएंगे, अपने समाज के नेता बन जाएंगे, तो नीतीश कुमार ने रातों रात ये फैसला लिया और गिरफ्तार के लिए सरकार रहे चाहे जाए, हम खुद को अपना नेता साबित जरूर कर देंगे अपने समाज का, और बाकी का 15% वोट है उसको अपने तरफ कर लेंगे। ये स्ट्रेटजी लालू प्रसाद की थी, और इसी से भारतीय जनता पार्टी को डरना चाहिए और डरती है। हम बात कर रहे थे नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार को यह समझ में आ गया कि या तो लालू प्रसाद या फिर भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों में से किसी एक खेमे में आप नहीं रहेंगे तो आप सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। वही निर्णय किया नीतीश कुमार ने, और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में शामिल हो गए। उसका फायदा भी उनको मिला। और अब
ये सारी बातें कहने के पीछे कारण था कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है बिहार में और देश में, चेहरा नीतीश कुमार जरूर हैं जी। लेकिन 2015 सबको याद है। 2015 में लालू की स्ट्रेटजी थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े जनाधार के बाद, इतना ज्यादा प्रचंड बहुमत लोकसभा में लाने के बाद, होने के बाद बिल्कुल ये सारा चीज करने के बाद उन्होंने स्पष्ट कर दिया। और ये पता है कि आज का जो परिवेश बना है उसमें सवर्ण वर्सेस पिछड़ा की लड़ाई जो हो रही थी वो पिछड़ा वर्सेस पिछड़ा की लड़ाई हो गई है, यानी यादव वर्सेस अन्य पिछड़ा अति पिछड़ा। इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी लाख प्रयास कर रही है लेकिन नीतीश कुमार को उधर जाने से पूरी तरह से वोटों का पोलराइजेशन नहीं होगा, यानी कि लालू की स्ट्रेटजी अभी भी काम करना शुरू कर चुकी है। दूसरी तरफ ओबीसी के वोट को आप अपने कब्जे में कर लीजिएगा, चलिए हम भी मान लेते हैं कि नीतीश कुमार का वोट नहीं ट्रांसफर होगा, लेकिन लालू प्रसाद के एमवाई वोट को कैसे आप तोड़िएगा जी? उसको तोड़ने के लिए आपको एक नई स्ट्रेटजी लानी पड़ेगी। और अभी वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह से लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को आगे कर दिया है, ये साफ लग रहा है कि देश के कई राज्यों में बिहार की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, इंटरनल स्थिति है, इसको अगर भूल जाए थोड़ी देर के लिए तो देश में नीतीश कुमार की स्वीकार्यता अगर 5% भी हो गई तो आप 30% में 5% जोड़ लीजिए, 35% हो जाता है। और 35% में 5% वोट अन्य जगहों से इकट्ठा कर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो, क्योंकि सवर्ण भी कुछ नाराज हैं। जो नाराज लोग हैं भारतीय जनता पार्टी से, ये बात लालू प्रसाद समझ चुके हैं और यही कारण है कि नीतीश कुमार को वो सामने कर रहे हैं। इससे दो फायदा उनको हो रहा है कि एक 2025 और 2024 दोनों साधा जा रहा है। 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने में लालू प्रसाद की ये स्ट्रेटजी सफल हो गई तो आप इतना मान के चलिए कि नीतीश कुमार के लिए बिहार में स्पेस नहीं रह जाएगा, चाहे वो चुनाव लड़े नहीं लड़े। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकने में सफल हो गए तो नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा रोल और बड़ा टास्क हो जाएगा विपक्ष को एकजुट करके रखने का। भले वो प्रधानमंत्री नहीं बने, कुछ भी नहीं बने, लेकिन नीतीश कुमार के जिम्मे एक बड़ी जिम्मेवारी आप समझ ही रहे हैं कि नरेंद्र मोदी से लड़ाई कि अगर इस बीच में कुछ होता है तो आने वाले समय में नीतीश कुमार का ऐसा एक छवि बन जाए कि अगर चुनाव होता है, मध्यावधि चुनाव होता है या फिर 2029 में चुनाव होता है तो वहां नीतीश कुमार को नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया जा सके। संभावना ये भी व्यक्त की जा रही है कि कहीं अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आई तो नीतीश कुमार प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में। अब इन सारी चीजों को एक तरफ रख दिया जाए तो इस 2024 की लड़ाई में 2025 साधने का काम लालू प्रसाद कर रहे हैं और ये बात भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह समझ गई है, क्योंकि 2025 में हर हाल में उनको अपने बेटे को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाना 2020 में ही था, लेकिन 2020 में काम गड़बड़ा गया। अब नीतीश कुमार की बात जो हम बता रहे थे कि नीतीश कुमार या तो भाजपा के साथ रहेंगे या फिर महागठबंधन या आरजेडी के साथ रहेंगे, और ये पिछले 17 सालों में कई बार हो चुका है। इसलिए हमारा वो भी जो आकलन है वो भी सही होता है कि नीतीश कुमार 95 में ही समझ गए थे कि दोनों में से एक खेमे में आपको रहना पड़ेगा, तभी आप सत्ता पर रह सकते हैं। इन सारी स्थितियों को अगर एक तरफ देख लिया जाए तो पिछले कई वर्षों से लालू प्रसाद का जो स्ट्रेटजी है वही काम कर रहा है। भले उनको वोट नहीं आता हो, लेकिन सीट नहीं आता हो, सत्ता में नहीं हो, लेकिन लालू प्रसाद के स्ट्रेटजी अभी भी 15% और प्लस 15% वोटों को अपने पाले में रखने की है। और नीतीश कुमार का जो वोट प्लस होता है वो डर का कारण भारतीय जनता पार्टी के है, और इसी को लेकर के जो पूरी कहानी रची जा रही है। हाँ, तो ये है कि कैसे लालू यादव का फैक्टर जो है नीतीश कुमार के फैक्टर से भारी पड़ेगा। बाबा ने विस्तृत विश्लेषण किया, आपको बताया कि बीजेपी जो है वो उसमें अगर बेचैनी बढ़ी है, अगर डर है तो लालू यादव की जो करिश्माई रणनीति है उसको लेकर है। नीतीश कुमार से डर है लेकिन वैसा नहीं जैसा लालू यादव की स्ट्रेटेजी से है। ऐसे आपको क्या कुछ लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन सा फैक्टर काम करेगा, लालू यादव की रणनीति या फिर नीतीश कुमार की रणनीति? क्या कुछ है ये आने वाला वक्त में पता चलेगा। ऐसे आपको हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देखते रहें भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।